हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंट्स अबाउट। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप लोगों ने मेरे स्कोर कार्ड वाले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। और वो मेरे चैनल का पहला वीडियो है जिस पे इतना सारा व्यू मुझे मिला। अभी के समय की बात करूँ, लगभग 17-18 हज़ार उसका व्यू हो गया। थैंक्स अलॉट फॉर दैट सबसे पहले तो। एंड उसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था IBPS और RBPO मेंस का, जिसमें मेरा मैथ्स में सेक्शनल रुक गया। तो लेकिन रीजनिंग में मेरे 50 में से 40 नंबर थे और हिंदी में मेरे नंबर थे 24। तो आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने ये स्कोर कैसे किया, तो मुझे लगा चलिए एक वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि मैंने ये स्कोर कैसे किया। और मैं अपनी रीजनिंग की बात इस वीडियो में केवल करूंगी, बाकी हिंदी के लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी क्योंकि उसकी एक अलग कहानी है। तो वो एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं केवल रीजनिंग की बात करूंगी और ना केवल RRBPO मेंस। इधर बीच के कुछ एग्जाम के रीजनिंग के स्कोर मैं आपसे शेयर करूंगी और अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे मार्क्स मैं फिर से दिखा देती हूँ। तो ये मेरा रिजल्ट था। इसे जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो जूम में, ये मेरा रिजल्ट था, मेरा स्कोर कार्ड था। और यहाँ पे जो नंबर दिया है वो इन्होंने शो किया है आउट ऑफ 40 में सबको बांट दिया है। जबकि आपको पता है कि RRBPO मेंस में 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है, 50 मार्क्स का क्वांट होता है, 20 मार्क्स का कंप्यूटर होता है, ठीक है। और बाकी जो 40 होता है वो GA और हिंदी होता है। तो कैसे निकालेंगे नंबर, तो RBPS की साइट पे ही दिया है नीचे, आप मैंने यहाँ पे लगाया भी है कि कैसे स्कोर पता करते हैं आउट ऑफ रियल मार्क्स। जैसे कि 40 में से तो रीजनिंग मेरा 32.5 नंबर है। अगर इस तरीके से देखा जाए, 12 नंबर कट ऑफ थी, मेरे 32.5 नंबर है 40 में से। लेकिन जो एक्चुअल मार्क्स है 50 में से अगर मुझे कट ऑफ निकालनी है मेरी कितने मार्क्स हुए, तो यहाँ पे देखिए स्कोर ऑब्टेन्ड इन रीजनिंग इंटू 1.25। तो 1.25 से मुझे यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। तो 1.25 इंटू मुझे किससे करना है, 32.50 से अगर मैं करूंगी तो 40.625, मतलब कि 40.5 के आसपास मेरे नंबर आए हैं रीजनिंग में। कंप्यूटर में आप देख रहे हो आधा करना है, जस्ट 0.5 से करना है, 20 में से, 40 में से नहीं। अगर रियल निकालना है तो 20 में से मेरे 7.25 के आसपास नंबर आएंगे, 14.5 का आधा करना पड़ेगा। उसके बाद GA में इंटू 1 करना होता है तो इतने ही मार्क्स है, 8.5 नंबर है। हिंदी में इंटू 1 करना होता है तो 24 नंबर ही है, एक्चुअल मार्क्स ही लिखा है वहां पे 40 में से। क्वांट में इंटू 1.25 करना है तो वहां पे मेरे 5.93 अराउंड आ रहे हैं। लेकिन 40 में से जो इन्होंने कट ऑफ किया, 40 में से नहीं क्रॉस हुआ। अगर 50 में से होता तो क्रॉस था, मेरा मैथ्स का भी कट ऑफ क्रॉस था। लेकिन जो जिस तरीके से RRB ने डिवाइड किया वेटेज 40 में से, तो मेरा क्रॉस नहीं हो पाया। इनफैक्ट अगर एक्चुअल मार्किंग से होता तो क्रॉस हो गया होता। खैर कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा, अगली बार देखा जाएगा। यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपसे रीजनिंग की बातें करूँ, लेकिन रीजनिंग के कुछ और मेरे जो रिसेंट रिजल्ट है उनकी भी बात मैं करूंगी। जैसे कि IBPS और RRBPO मेंस में आपने देख लिया मेरे 50 में से 40.5 नंबर है। रीजनिंग की केवल मैं अभी बात करूंगी। इसी पेपर का प्री का जो रिजल्ट था, RRBPO प्री का जो रिजल्ट था, इसमें आप देखिए 40 नंबर की रीजनिंग होती है। मेरे 39.75 मार्क्स थे, आप देख रहे हो रीजनिंग के मार्क्स, ठीक है। इसी RRBPO प्री की बात कर रही हूँ, मतलब कि 39.75 मेरे नंबर थे 40 में से। रिसेंटली LIC का जो पेपर हुआ था, LIC का मेरा जो नंबर है वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। रीजनिंग केवल देखिएगा क्योंकि ये वीडियो केवल रीजनिंग के लिए मैं बना रही हूँ। रीजनिंग के लिए मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं तो रीजनिंग पे डेडिकेटेड है। रीजनिंग 35 नंबर की थी, मेरे 35 नंबर है, आप देख रहे हो। मैक्सिमम स्टैंडर्ड स्कोर 35, ऑब्टेन्ड स्कोर 35। रीजनिंग मेरे 35 से 35 LIC के पेपर में थे। यहाँ पे मैं प्री एग्जाम का रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। ये किसका है, रीजनल रूरल बैंक क्लर्क, जो RRB क्लर्क का एक प्री था उसका जो मेरा रिजल्ट है, उसमें मेरे 40 में से 37.5 नंबर है, ठीक है। तो आपने ये मेरे नंबर देख लिया कि रीजनिंग में मेरे नंबर ईश्वर की कृपा से और मेहनत से हमेशा सही आ जाते हैं, ठीक है। मेंस की बात करें 50 में से 40, यहाँ पे प्री में 39.5 से ज्यादा ही है, यहाँ 35 में से 35 है और यहाँ पे 37.5 है। तो ये क्यों होता है, कैसे मेरे इतने नंबर आते हैं, और रीजनिंग हमेशा मुझे क्यों कहते हो कि स्कोर करा देता है हाई। ये थोड़ा सा PPT का थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हो ये बार बार नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, देयर इज सम इशू, आई विल फिक्स दैट लेटर। तो मैं अभी उसको फिर से वापस उस पेज पे ला दूंगी जब वो अपने आप नेक्स्ट होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इग्नोर दैट। तो ये कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स हैं। और सबसे पहली बात कि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि मैं रीजनिंग की फैकल्टी रही हूँ, ठीक है। मैं रीजनिंग की टीचर रही हूँ, मैंने रीजनिंग पढ़ाई है।
और इसलिए रीजनिंग में मेरा इतना आप कहते हो कि हमेशा अच्छा नंबर आता है। इसके हिसाब से मेरे फुल आने चाहिए, लेकिन फुल नहीं आ पाता है क्योंकि टाइम का भी गेम होता है, तो फुल तो मैं नहीं ला पाती हूँ। लेकिन फिर भी आपने मेरे रीजनिंग के मार्क्स देखे जितने मेरे पास अभी अवेलेबल थे, स्क्रीनशॉट मैंने सेव किया था। तो रीजनिंग में ये मार्क्स मेरे आते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि मैथ्स में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाती ज्यादा, मैथ्स में मेरे प्रॉब्लम होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो करना चाहिए वो किया नहीं। और एक ही चीज है जो करना चाहिए आपको, जो एक ही कह सकते हो, देयर इज नो एस्केप प्लान। अगर आपको किसी चीज में अच्छा स्कोर करना है तो आपको उसमें पूरी तरीके से गो थ्रू होना पड़ेगा। रीजनिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमेशा जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी या ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, तो जो मेरी पहली क्लास होती थी वहां पे मैं बोर्ड पे हमेशा ये चैप्टर्स के नाम जो आपको सामने दिख रहे हैं मैं लिख दिया करती थी। और मैं हमेशा कहती थी कि अगर रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना है तो इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इतने मतलब पढ़े बिना आपका काम चलेगा ही नहीं। चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको याद होगा पहले दिन की जो क्लास होती थी वो ऐसी होती थी, ऑनलाइन में भी पहले दिन की क्लास ऐसी होती थी। देयर इज नो एस्केप प्लान, आपको ये चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। और इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो देखो, पहले जब मैं स्टूडेंट थी 2017 के पहले, क्योंकि 2017 से मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, उसके पहले तो क्या होता था कि मेरी रीजनिंग की पता नहीं क्या, मेरा दिमाग खुरापाती था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो खुरापाती होते हैं उनकी रीजनिंग काफी अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे सारे चैप्टर्स आते थे लगभग लगभग, मुझे सिलॉग में केवल प्रॉब्लम होती थी। और सिलॉग को जब मैंने समझा अपने तरीके से, तो मुझे उसमें भी प्रॉब्लम पूरी खत्म हो गई। आज की डेट में सिलॉग दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो ला के रख दो, वो आंसर हमारी तरफ से चला जाएगा। तो ये सिलॉग में मेरी बस प्रॉब्लम थी, सिलॉग को भी मैंने ओवरकम किया, उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ी, सिलॉग को समझना पड़ा। तो देयर इज नो एस्केप प्लान। आपको अगर रीजनिंग में अच्छा होना है तो आपको इन चैप्टर से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। शुरुआत आपको बेसिक से करनी है, और अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आपको इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लगाने हैं। एक चीज जो मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में की, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी में होता है, रीजनिंग का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आता है। तो देखो, आपको हर तरह की पजल लगानी पड़ेगी, हर तरह का सिटिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अच्छा कोई माध्यम नहीं, क्योंकि ऑनलाइन मोड जो होता है क्वेश्चंस का, अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। जो जैसे कि जिस तरीके के क्वेश्चन पिछले कुछ पेपर में आए, वो बहुत जल्दी ऑनलाइन अलग अलग साइट्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैं किसी पर्टिकुलर साइट का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज की जरूरत पड़ती है, किताब की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैथ्स में मेरा अच्छा नहीं है, तो मैंने RS अग्रवाल की खरीद ली है, और मैं उससे गो थ्रू होने वाली हूँ इस साल, मेरा वही टारगेट है। ठीक है। तो और मैंने चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन की भी मैथ्स ले ली है, क्योंकि मेरा वो वीक है। तो अगर आपका रीजनिंग वीक है, रीजनिंग वीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग में थोड़ा अच्छे नंबर लाने हैं। तो रीजनिंग के लिए भी आपको कोई एक बुक स्टार्टिंग में लेनी पड़ेगी, आप चैप्टर वाइज लीजिएगा। अगर आप रीजनिंग में किताब खरीद रहे हो, आप एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर खरीद लो किरण पब्लिकेशन का। हर चैप्टर का बेसिक पहले सीखो। किसी भी ऑनलाइन मोड में सीख सकते हो, किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। मेरा फॉलो करना हो तो मेरा भी कर लेना। मैं भी क्लासेस स्टार्ट करूंगी बहुत जल्द। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ चीजों में बिजी हूँ इधर बीच, लेकिन मैं बहुत जल्द क्लासेस लाइन से शुरू करूंगी, एक एक चैप्टर लाइन से पढ़ाऊंगी। एक बेसिक बच्चे को किसी चैप्टर में कैसे सीखना चाहिए वो मैं बताऊंगी रीजनिंग में। तो आपका मन करे तो मुझे फॉलो करना, अगर मुझे नहीं फॉलो करना तो जिसे भी, उसको शुरू से लेकिन अंत तक उसकी हर बात मानना। ये नहीं कि एक दिन उसका वीडियो देख लिया, अगले दिन कहीं और चले गए। किसी एक को गुरु मानो और शुरू से अंत तक। और अगर सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी एक को फॉलो करो और उससे पूरा रीजनिंग में कह सकते हो मदद लो, और रीजनिंग को अच्छा एक बार कर लो, एक बार पढ़ लो। और अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो मैं आपको बता रही हूँ, 1 महीने से भी कम टाइम लगेगा। ये 12 चैप्टर है, 12 में से मैं एक चैप्टर अभी निकलवा रही हूँ आपका, नंबर 9 वाला, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट अजम्पशन। इसको साइड में रखो। 11 चैप्टर जो है, ये 11 चैप्टर आपके 1 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। 1 मंथ फॉलो कर लो, 11 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये आपको करना ही पड़ेगा, रीजनिंग में एक बार टाइम दे दो। ठीक है, डेडिकेट कर दो अगर ये आपका वीक है तो। अब देखो, यहाँ से मैंने 9 नंबर इसलिए हटाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने RRB PO मेंस में जो हमारे क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन से रीजनिंग के, मैंने केवल 35 अटेम्प्ट किए थे। मैंने केवल 35 अटेम्प्ट किए थे। और 5 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे वो लॉजिकल रीजनिंग के थे। मेरी लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत अच्छी है, मैं नहीं छोड़ती हूँ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैं गलत करवाना ही नहीं चाहती थी। और लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है कि गलत हो सकता है।
और मैं वो अटेम्प्ट कर सकती थी, लेकिन मुझे डाउट हो रहे थे, इसलिए मैंने केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी मैंने छोड़ दिए 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के नहीं किए। मतलब कि उसको छोड़ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो। कुछ बच्चे कहते हैं मैम क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती है मुझे, पहले जो बाकी का है उसमें तो एक्सपर्ट हो जाओ, फिर उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो उसको अगर निकाल भी दो ना वो कंफ्यूजन वाला, तो भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको बस रीजनिंग के लिए यही कहूंगी कि ऐसी कोई बहुत मैंने कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई कि इतना मेरा नंबर आया। मैंने बस एक काम किया, मैंने इन सबको पढ़ा है, मैंने इन सब पे मेहनत की है, मैंने इन सब पे प्रैक्टिस की है। पजल और सेटिंग टाइमर लगा लगा के सॉल्व करना चाहिए हमेशा। आपको पता होगा, मुझे पता है कि मेरी कौन सी पजल्स मुझे तुरंत लगा लूंगी मैं। डे वाली पजल आ जाए, मंथ वाली पजल आ जाए, ईयर वाली पजल आ जाए, देखते ही मेरी आंखों में चमक आ जाती है, बिकॉज आई नो मैंने प्रैक्टिस की है, मुझे पता है कि ये पजल मेरी जल्दी बन जाती है। तो इससे ये मदद मिलती है कि रीजनिंग में कौन सी चीज आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर कोई आपसे बहुत स्ट्रेटजी शेयर कर रहा है तो कुछ गलत है भाई, मेहनत ही करनी पड़ती है। जो लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है वो मेहनत ही होता है। सेलेक्टिव पढ़ाई करोगे तो मेरी तरह फंस जाओगे। जैसे मैंने मैथ्स में सेलेक्टिव पढ़ाई की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई एम वेरी गुड इन दिस चैप्टर, बट वो आया ही नहीं। वो आया होता तो डेफिनेटली मैं होती, इसमें मेंस क्वालिफाई किया होता मैंने। तो सिलेक्टिव पढ़ाई नहीं करने से केवल काम चलेगा। पर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, और ये सब पढ़ने के लिए अगर आप किसी को भी फॉलो करो चलेगा, मुझे फॉलो करना चाहो वो भी चलेगा। मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, और जुट जाओ अब, क्योंकि आप में से जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है 2021 में, आपके सारे पेपर अगस्त से शुरू हो रहे हैं। आईबीपीएस कैलेंडर जारी हो चुका है, 1 अगस्त से आपका पेपर शुरू हो रहा है। तो आपके पास अभी क्या है, अभी आप फरवरी भी चलो मान लो बीत गई, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आपके पास 5 महीने हैं। यकीन मानिए 5 महीने की पढ़ाई से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। आप मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट से ज्यादा आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। आप केवल रीजनिंग के इनइक्वालिटी का चैप्टर उठा के टेस्ट दीजिए, इससे आपका चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, आप अगर कोडिंग डिकोडिंग केवल वो टेस्ट दीजिए जिसमें सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हैं, देखिए तो कि 10 क्वेश्चन है तो वो आप कितनी देर में कर ले रहे हैं। तो मॉक टेस्ट जब एग्जाम एकदम नजदीक आ जाता है तब देना शुरू करिएगा। ठीक है, जैसे कि अगस्त में एग्जाम है, तो आप जुलाई में या जून लास्ट में आप पूरा कंबाइंड हर सब्जेक्ट का, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 या 200 आउट ऑफ 200 वाले क्वेश्चन का टेस्ट देना शुरू करिए। उसके पहले आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं, टॉपिक वाइज पजल का टेस्ट दिया, जहां पे 15 पजल्स ही हैं। एक टेस्ट दिया जहां पे सारे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन है, इससे आपका टॉपिक मजबूत होगा। ठीक है, मैंने मैथ्स में यही गलती की, वो रीजनिंग में आप मत करना। अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है टॉपिक वाइज आप टेस्ट दीजिए, और फिर मॉक टेस्ट में जब वो आए हफ्ते में 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि जब ये क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे में आता है, बल्क में आता है, तब भी आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जो रियलिटी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। बुक की जहां तक बात है, मैंने आज तक केवल मतलब पहली बार मैंने रीजनिंग की किताब खरीदी है, और वो बुक मैंने खरीदी जब मुझे मैं ऑनलाइन रीजनिंग पढ़ा रही थी, पेड कोर्स था मेरा, एक प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाई करती थी, उसके क्वेश्चंस बनाने के लिए मैंने रीजनिंग की किताब खरीदी, वरना उससे पहले मैंने कभी रीजनिंग की किताब नहीं खरीदी थी। तो तब तक मुझे किताब के बारे में कोई भी पूछता था तो मैं नहीं बता पाती थी, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाई की है ऑनलाइन की है। लेकिन आपको अगर अपने लिए किताब चाहिए तो वो भी मैं बता दूं कि किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज ले लीजिए, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। क्वेश्चन वही करिए जैसे पेपर में आते हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लोगे तो वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, और साथ ही साथ पिछले 2 साल के, क्योंकि बुक इतनी अपडेटेड नहीं होती है, वो रिसेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोग रीजनिंग में इन सारे चैप्टर्स को पढ़ के इसमें एक्सपर्ट बन जाओ। और इसके अलावा मेरी कोई खास स्ट्रेटजी रही नहीं है। हाँ, मेरा प्लस पॉइंट है दैट आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट अच्छा होना मांगता ही है। बाकी अगर कोई भी आपको, जैसे कि कहाँ से टेस्ट मैं देती थी क्या है, इस बारे में आपको मैं अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो बता दूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट एडवर्टाइजमेंट, सो मैं वो करूंगी नहीं यहाँ पे। तो आपको अगर वो पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। कहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको पता है हमारे चैनल का ईमेल आईडी है, कई बच्चों ने मुझे मेल किया और मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया है। आप भी मेल कर सकते हो aspirants.abode1911@gmail.com पे, या फिर टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, वहां पे भी आप मुझे सर्च करके उस लिंक पे, मेरा ग्रुप है एस्पेरेंट्स अबोड का, उसे ज्वाइन करके वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगी, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वो आपको ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड या आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि उनको ये चीज पता चल पाए और उनका ये कह सकते हो कि
हेल्प मैं कर पाऊँ। ठीक है, तो थैंक्स अलॉट। और हाँ, मैं हिंदी का भी वीडियो लाने वाली हूँ कि हिंदी में मैंने क्या किया, मैंने हिंदी क्यों चुना, ये सब मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। रीजनिंग का वीडियो ये रहा आपके सामने। ओके, सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो कि आप किस स्टेज पे हो और आप आगे ये स्ट्रेटजी किस तरीके से फॉलो करने वाले हो। थैंक्स अलॉट।